हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं अब न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो ये न्यूमेरिकल आता है हेड के अंदर, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंस डिसीजन, और इस हेड का नाम है टैक्स रेट। मुझे भी पता है, जैसे ही न्यू न्यूमेरिकल आता है बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है और सब परेशान हो जाते हैं। बट अब मैं इस वीडियो में इस न्यूमेरिकल को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। ये वीडियो मैं स्पेशली इसी न्यूमेरिकल को डेडिकेट कर रहा हूँ, थोड़ी शायद लंबी हो जाए, बट इसके बाद आपको कभी इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखो, फैक्टर्स अफेक्टिव फाइनेंस डिसीजन में मैंने जैसे पहले भी बताया था, हम वो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि हम अपनी मनी की रिक्वायरमेंट डेट से फुलफिल करेंगे या फिर इक्विटी से। तो टैक्स रेट का न्यूमेरिकल क्या कहता है कि देखो, जो आपका डेट है वो एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। तो इस वजह से अगर आपकी कंट्री में इनकम टैक्स ज़्यादा है तो आप डेट से पैसा ले सकते हो, आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि डेट एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। अब मुझे पता है आपको कुछ भी समझ नहीं आया, मैंने बहुत कुछ फैंसी फैंसी बोल दिया, और मैं चाहता भी था कि आपको कुछ समझ ना आए, क्योंकि मैं अभी आपको ये समझाना भी नहीं चाहता। देखो, मैं आपको इस चीज़ को समझाने से पहले एक अलग कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, एक अलग चीज़ समझाना चाहता हूँ, और फिर उस चीज़ को समझने के बाद आपके लिए ये चीज़ समझना बच्चों वाली हो जाएगी, आप बहुत आराम से समझ जाओगे। तो देखो, अभी मैं चाहता हूँ कि आप भूल जाओ कि हम फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कुछ भी ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम ट्वेल्थ क्लास की बिजनेस स्टडी भी पढ़ रहे हैं, भूल जाओ। मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊंगा, और फिर इस चीज़ को समझने के बाद आप बहुत आराम से समझोगे टैक्स रेट को। तो देखो, जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूँ, ये जो है, ये हर सीए, वर्ल्ड का हर रिच आदमी, वर्ल्ड का हर बंदा करता है टैक्स सेव करने के लिए। ये टेक्निक आप, मैं चाहता हूँ आप अपने दिमाग में, ये जो मैं आपको मिसाइल बताने वाला हूँ, ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठा लो। क्योंकि आप जब बड़े हो गए, आप चाहे अपना बिजनेस करो या किसी भी कंपनी के अंडर काम करो, हर बंदा ये टेक्निक इस्तेमाल करता ही करता है टैक्स सेव करने के लिए। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो रिच लोग होते हैं उनके मेंटालिटी में और पुअर और मिडिल क्लास से कुछ फ़र्क होता है, और वो लोग जो पुअर और मिडिल क्लास से रिच बनते हैं उनकी भी मेंटालिटी में कुछ ऐसा अलग होता है जिस वजह से वो रिच बन पाते हैं। ये एक्चुअली जो चीज़ है, ये चीज़ें मैंने बुक से पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड। तो मैं रिकमेंड करूँगा वो बोर्ड होने के बाद वो बुक आप ज़रूर पढ़ना, और उस बुक में ये मिसाइल, ये जो टूल मैं बताने वाला हूँ वो यूज़ किया गया था। देखो, तो रिच लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कैसे हम मिडिल क्लास लोग ज़्यादा टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को। तो मैं आपके आगे केस रखने वाला हूँ, दोबारा बोल दूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्वेल्थ क्लास सब भूल जाओ, हम कुछ पढ़ रहे थे, ये चीज़ पे फोकस करो। देखो, हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं जो कि रिच नहीं करते। मैं पहले बताता हूँ केस मिडिल क्लास का। देखो, हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, जैसे मानो आप एक मिडिल क्लास बंदे हो, मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूँ। हमारी इनकम है, मानो साल की 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पर एनम। अब हम क्या करेंगे, हम इस इनकम पे जाके सीधा 10% का इनकम टैक्स भर देंगे। हमने भरा इनकम टैक्स एट 10%। तो 10% का इनकम टैक्स क्या हुआ, 1 लाख रुपए। अब हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम, जो पैसा मैं खर्च सकता हूँ, वो बची 9 लाख रुपए। सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मानो हम एक कार परचेज करने गए, तो आपकी कार है, ले लेते हैं, हम मान लेते हैं आपकी कार है 3 लाख रुपए की। अब इस कार पे, हर कंट्री में कार के ऊपर टैक्स भी लगता है, व्हीकल्स, ऑटो का टैक्स होता है, रोड टैक्स होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली मानो इस कार पे जो टैक्सेस हैं वो हो गए आपके 20% के। तो यानी इस कार पे आप टैक्स भरोगे 60,000 का। तो अब ये कार आपको पड़ गई 3,60,000 की। तो अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, जो आपका गवर्नमेंट ने बेवकूफ बना दिया, जो आपको गवर्नमेंट ने पागल बनाया। आपने, जब आपने इनकम अपनी अर्न करी थी, तो आपने उस इनकम पे इनकम टैक्स भरा 1 लाख रुपए। अब आपके पास जो 9 लाख रुपए डिस्पोजेबल बचे थे, उसमें भी, उसके बावजूद, एक बार ही टैक्स भरने के बाद भी आपने कार पे भी टैक्स भरा। मतलब आपने दो टैक्स भरे उसी इनकम पे। अब एक चीज देखो, आप
इस 9 लाख रुपए में से जो भी खाओगे, जो भी पियोगे, आप डोमिनोज खाते हो, मुझे नहीं पता, आप रेस्टोरेंट में खाते हो किसी, आप कुछ खर्चते हो, आप ट्रैवल करते हो, आप कोई सर्विस लेते हो, कोई गुड खरीदते हो, हर चीज़ पे आपको दोबारा टैक्स भरना है। आपने 10 लाख रुपए की इनकम पे 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स भर दिया, बट अब इस बचे हुए 9 लाख से आप जो भी खरीदोगे, आप उस सब पे इनकम, आप दोबारा अलग अलग टैक्सेस भरोगे। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने जो कार थी वो आपने खुद के नाम पे खरीदी, आपने अपने नाम पे खरीदी, इसलिए आपको उस पे टैक्स भरना पड़ा। आप जो भी खाओगे पियोगे आप वो अपने नाम पे करोगे। हम मिडिल क्लास लोगों में ईगो आ जाती है, हम सोचते हैं कि कार लिया है तो अपने नाम पे लेंगे, जो खर्चा करा है हम वो अपने नाम पे करेंगे, हाउस खरीदे तो हम अपने नाम पे करेंगे। इस वजह से हमें बार बार टैक्स भरना पड़ता है, ऑल दो एक बारी इनकम टैक्स भरने के बावजूद। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें मिडिल क्लास वाली क्या बात है, रिच लोग ऐसा क्या करते हैं? अब मैं दिखाता हूँ रिच लोगों का जादू। अब ये चीज़ आपको सरप्राइज करने वाली है, जो रिच पीपल करते हैं, जो रिच लोग करते हैं, थिंग्स विच रिच पीपल डू। तो अब देखते हैं हम क्या करते हैं रिच लोग। रिच लोग की मानो हम एक रिच बंदा है, उसकी भी हम मान लेते हैं इनकम है 10 लाख रुपए पर एनम, रुपीज 10 लाख रुपीज पर एनम। अब वो क्या करेगा? वो इस 10 लाख पे इनकम टैक्स नहीं पे करेगा। वो क्या करेगा? जो कार है वो एक कंपनी रजिस्टर कराएगा। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमें लगता है कंपनी बहुत बड़ी सी कोई बिल्डिंग होनी चाहिए, हमें वो कंपनी के लिए हमें बहुत करोड़ों के एसेट होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी सिर्फ एक एक पेजेस की फाइल है, 10-15 पेजेस की फाइल होती है कंपनी, जो कि 7 से 10 हज़ार रुपये में बन जाती है। कंपनी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ फाइल्स, कुछ पेजेस होते हैं कंपनी। तो अब वो क्या करेगा? जो कार हमने जो कार हमने यहाँ पे ऊपर अपने नाम पे ली थी अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, वो क्या करेगा? वो कार कहेगा, गवर्नमेंट को जाके झूठ कहेगा या जो भी कहे, वो गवर्नमेंट को जाके कहेगा कि जो कार है, तो वो कार कहेगा कि ये मेरी कंपनी की कार है, मतलब ये कार मैंने अपनी कंपनी के लिए खरीदी है और इस कार को मैं अपने बिजनेस में यूज करूंगा। तो फिर वो क्या करेगा? 3,60,000 की जो कार है वो खरीदेगा, और वो खरीदेगा कंपनी के नाम पे rather देन कि अपने नाम पे। तो अब उसका इनकम कितनी, अब उसका प्रॉफिट कितना बचा अल्टीमेटली? 6,40,000 रुपये। तो अब वो क्या कहेगा गवर्नमेंट को? देखो ये तो मेरे बिजनेस के लिए थी कार, तो फिर ऑब्वियसली बात है आप मेरे बिजनेस के एक्सपेंस में से काटोगे, पैसे तो आपको मेरे बिजनेस के एक्सपेंस से काटने चाहिए। तो उसका प्रॉफिट, उसका इनकम अल्टीमेटली कम हो गई। अब चाहे वो कार वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करे, किसी को क्या ही पता चलना है। तो उस तरीके से इसने अपना प्रॉफिट यहां कम कर दिया। अब ये जो रिच बंदा है, जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो रैदर देन कि अपने नाम पे करे, वो सारे एक्सपेंसेस कंपनी के नाम पे कर देगा, कंपनी के प्रॉफिट कम कर देगा। इस कार का डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, अपना सारा खाना पीना, अपनी सारी ट्रैवलिंग, वो सब कुछ कंपनी के एक्सपेंसेस में दिखा देगा, चाहे उसने पर्सनली अपने ऊपर करे हों। तो बेसिकली वो क्या करेगा? उसने 10 लाख की, हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं, उसने 10 लाख की इनकम पे 3,60,000 की कार ले ली, ऑल वो अगेन अपने लिए यूज के लिए करेगा। तो अब उसकी इनकम, अल्टीमेट उसकी इनकम कितनी बची? नेट इनकम उसकी कितनी रह गई? नेट इनकम उसकी रह गई 6,40,000 रुपये। अब वो इस इनकम पे टैक्स पे करेगा 10% पे, टैक्स एट 10%। और इस इनकम पे वो कितना टैक्स पे करेगा? 64,000 रुपीज। तो अब यहाँ पे समझे, शायद अब आपके यहाँ पे समझ आ गई हो चीज क्या हुई है, क्या उसने समझदारी करी। उसने 64,000 रुपीज टैक्स भरा, क्योंकि सिर्फ एक रीजन की वजह से, क्योंकि उसने कार रैदर देन कि वो अपने नाम पे खरीदे, उसने कंपनी के नाम पे खरीदी और कंपनी के एक्सपेंसेस में डाल दी वो कार। तो इस वजह से उसे 64,000 रुपीज पे करने पड़े। पर उसी जगह हम मिडिल क्लास लोग, जिन्हें ऐसे लीगल लूप होल्स नहीं पता होते, हम क्या करते हैं? हम पहले इनकम पे, 10 लाख की इनकम पे पहले हम मिडिल क्लास ने 1 लाख रुपए भरे और फिर कार पे दोबारा टैक्स भरा। और रिच बंदे ने क्या करा? उसने पहले 10 लाख रुपए का प्रॉफिट था, कार का उसने एक्सपेंस में घटा दिया, और फिर उसने 6,40,000 पे 64,000 रुपये टैक्स भरा, और मिडिल क्लास ने भरा था 1 लाख रुपए टैक्स। तो ये होती है एक लूप होल जो रिच लोग यूज करते हैं, रिच क्लास लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा और मैसेज डिलीवर करना चाहूंगा। अपनी मेंटालिटी को चेंज करने वाली बात है।
अलग अलग बुक्स पढ़ने वाली बात है, जिससे आपको पता चलता है कि रिच लोगों की क्या मेंटालिटी होती है जिससे वो रिच बनते हैं। ये भी एक तरीका लूप होल है जो मिडिल क्लास नहीं, रिच लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो बुक्स ज़रूर पढ़ना यार, मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि अपने कोर्स के अलावा दूसरी बुक ज़रूर पढ़ना उसके बाद, अपने बोर्ड्स के बाद। तो तो अब आते हैं उस चीज़ पे जो कि है हमारे सिलेबस में। जो मैंने आपको रिच पुअर की मेंटालिटी बताई है, अगर आपको नहीं समझ में आई है तो वीडियो दोबारा देखो, और फिर भी नहीं समझ में आई तो कमेंट में बताओ ऐसा ऐसा होना चाहिए नहीं। और फिर इस मेंटालिटी को दिमाग में रखो, और इसी चीज़ को एग्जाम्पल को दिमाग में रख के हम टैक्स रेट पढ़ते हैं। तो देखो, ये पॉइंट क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन डेट, ऑन डेट इज अ, इस वर्ड को बिल्कुल अपने दिमाग में मन मंदिर में घुसा लो, टैक्स डिडक्टेबल टेबल एक्सपेंस। इस वर्ड का भी आपको शायद मतलब नहीं समझ में आया होगा, मतलब ऑब्वियसली आपको नहीं समझ में आया होगा इस वर्ड का क्या मतलब है, ये कीवर्ड है। और अब इस कीवर्ड को मैं समझाता हूँ, बस आपको रिच पुअर वाली मेंटालिटी अपने दिमाग में रखना। देखो, हम एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्लियर होगी। मानो आप इस प्लैनेट पे हो, ये प्लैनेट स्क्वायर है, ये इस प्लैनेट का आइलैंड है। इस प्लैनेट का नाम है प्रिंस अकेडमी, प्रिंस अकेडमी। ओके, तो इस प्लैनेट में देखो, आप इस प्लैनेट पे हो, आप इस प्लैनेट पे बिजनेस करते हो, और उस बिजनेस से आपको इनकम हुई है। मानो इस साल की आपकी इनकम है 10 लाख रुपए की। यहाँ पे इंडियन करेंसी चलती है तो मैंने रुपीज़ लिखा है। और यहाँ पे इनकम टैक्स का रेट है 30% पे। ये यहाँ थोड़ा हम टैक्स ज़्यादा वसूल करते हैं। तो आपका ये प्लैनेट है, यहाँ पे इनकम टैक्स का रेट है 10%, 30%, और आपको इनकम हुई है 10 लाख रुपए। तो देखो, हम मैं आपको यहाँ दो केसेस बताने वाला हूँ। केस वन क्या है, मानो आपके बिजनेस को पैसे की जरूरत थी इस साल के स्टार्ट में, जिस साल में आपने 10 लाख रुपए कमाए हैं। तो आपके बिजनेस को पैसे की जरूरत थी। मानो आपके बिजनेस को जरूरत थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके बिजनेस को जरूरत थी ₹20 लाख की। तो देखो, ऑब्वियसली बात है, हमारे पास दो सोर्सेज हैं, डेट और इक्विटी, जिनसे हम पैसा ले सकते हैं। तो हम केस वन कंसीडर करते हैं। केस वन में, यानी इक्विटी के केस में, आप मतलब आपने जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो इक्विटी से फुलफिल करी केस वन में। तो अब क्या हुआ, देखो, जैसे कि आपको पता है आपकी इनकम थी 10 लाख रुपए। अब आपको मेरी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा 30% पे। तो यानी आपको टैक्स पे करना है 3 लाख रुपीज़। तो ये पॉइंट, इसमें कुछ ज़्यादा ज़्यादा केसेस, ये केस को टफ नहीं था, कुछ फैंसी नहीं था, बस 10 लाख की इनकम थी, और 30% के अकॉर्डिंग आपको जो टैक्स पे करना वो पड़ा 3 लाख रुपए। अब यहाँ पे शुरू होता है जादू चालू, केस टू में। यहाँ पे होगा थोड़ा मैजिक हैपन। केस टू, जब आपने डेट से पैसा, जब आपने उधार पे पैसा लिया रैदर देन की इक्विटी से। अब यहाँ पे वो जो मैंने रिच पुअर वाली मेंटालिटी, इतनी लंबी कहानी बताई थी, वो लगेगी। तो देखो, आपकी इनकम थी 10 लाख रुपए, आपकी इनकम थी 10 लाख, जैसे कि हमने लिखा 10 लाख रुपए। अब मानो आपको जो 20 लाख रुपए चाहिए वो आपने किसी से उधार पे लिए थे। इंटरेस्ट रेट हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसने आपको इंटरेस्ट पे दिया था 10% के। अब यहाँ पे होगा जादू चालू। देखो, आपको 10% उसने उधार पे दिया, तो अब इस इनकम में से आपको उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके बिजनेस का एक्सपेंस है। तो आपने उसे इंटरेस्ट पे किया एट 10%। तो अब आप उसको इंटरेस्ट पे करोगे, 20 लाख का 10% इंटरेस्ट हो गया 2 लाख रुपए। 20 लाख का 10% इंटरेस्ट रेट हुआ 2 लाख रुपए, तो अब आपकी फाइनल इनकम बची 8 लाख रुपए। अब यहाँ पे वही रिच और पुअर वाली मेंटालिटी कंटिन्यू होगी। अब आप यहाँ पे टैक्स भरोगे, इनकम टैक्स भरोगे एट 30%, एट 30%। तो इस 8 लाख का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इस 8 लाख का इंटरेस्ट रेट होगा 2 लाख, टैक्स रेट होगा 2,40,000 रुपये। तो अब आपको मेरे ख्याल से चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट हो ही गई होंगी, कि देखो, फर्स्ट केस में जब आपने इक्विटी से पैसा लिया तो आपको 3 लाख रुपए टैक्स में देना पड़ा गवर्नमेंट को।
बट सेकंड केस में आपको, जैसे कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है, आपको 2,40,000 रुपए देना पड़ा। क्यों? अब हम दोबारा इसी वर्ड पे आते हैं जो मैंने लिखा था ऊपर सबसे, कि इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट भरते हो, जब आप उधार पे पैसा लेते हो और उसका ब्याज यानी इंटरेस्ट पे करते हो, तो उसे आप अपने प्रॉफिट से घटाते हो। तो जब आप उसे प्रॉफिट से घटाते हो तो आपका प्रॉफिट, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, 8 लाख रुपए हो गया है, और फिर उस 8 लाख पे आपने टैक्स पे किया तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ा। बट इक्विटी के केस में क्या हुआ, आपने 20 लाख रुपए ओनरशिप से लिए, यानी शेयर से या पार्टनर से ऐड करके लिए, तो फिर आपका 10 लाख का प्रॉफिट इंटैक्ट रहा, और आपको 3 लाख रुपए इंटरेस्ट, सॉरी टैक्स के, जहां पे मैं दोबारा लिख देता हूं, आई एम सॉरी मैंने इंटरेस्ट बोल दिया, टैक्स के तौर पे आपको 3 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे करने पड़े। पर डेट के केस में आपको 2,40,000 रुपए पे करने पड़े, क्योंकि आपने इंटरेस्ट को अपनी इनकम में से घटा दिया था। तो यही है ये न्यूमेरिकल का कमाल, और यही लिखा है आपकी बुक में। और टैक्स रेट का पॉइंट यही कहता है कि इंटरेस्ट ऑन टैक्स डेट, इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। इस वाले पॉइंट में मेरी भी काफ़ी ज़्यादा टंग स्लिप हो जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा मुझे पता है मैं टेक्निकल हो चुका हूँ इस पूरी वीडियो में, बट चीज़ को समझना पड़ेगा। देखो, जब आपने इक्विटी से पैसा लिया था तो फिर आपको टैक्सेस पे करने थे 3 लाख रुपए। बट दूसरे केस में अगर आप डेट से पैसा लो तो तब आपको टैक्स पे करना पड़ा 2,40,000 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने डेट से पैसा लिया तो आपको 60,000 रुपए की टैक्सेस में सेविंग हो गई। आपको 60,000 रुपए गवर्नमेंट को टैक्सेस में कम देने पड़े। तो इसका क्या मतलब है, सिंपल बात यह है कि डेट ने आपको 60,000 रुपए के खर्चे से बचा दिया, चाहे वो उसने कैसे भी बचाया, पर उसने बचा दिया। तो देखो, जैसा कि अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, या फिर स्लैश में लिख दूं जो इंटरेस्ट ऑन डेट था, वो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 2 लाख रुपए। बट अब यहां पे चीज जो देखने वाली है, हम इस 60,000 को 2 लाख रुपए में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्योंकि अगर हम डेट से पैसा ना लेने की बजाय इक्विटी से पैसा लेते तो हमें 60,000 रुपए गवर्नमेंट को टैक्सेस में देने पड़ते। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने गवर्नमेंट को टैक्सेस में पैसा बचा लिया तो अब इस सेविंग को हम डेट की कॉस्ट से माइनस करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं सेविंग्स बिकॉज ऑफ डेट। डेट की वजह से हमें 60,000 रुपए की सेविंग हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ डेट है वो आई है 1,40,000 रुपए। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट हमारी 1,40,000 है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो हमारे डेटर है, जो जिससे हमने उधार पे पैसा लिया है, उसे हमने 1,40,000 की पेमेंट करी है, उसे हमने 2 लाख रुपए की पेमेंट ही करी है। बट अगर हम उससे उधार पे नहीं लेते, उसकी बजाय हम अगर इक्विटी से पैसा लेते तो हमें 60,000 रुपए टैक्सेस में फालतू देने पड़ते। बट हमने क्योंकि उधार पे पैसा लिया है, हमें 60,000 रुपए बच गए, तो फिर इस वजह से हमारा जो अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ डेट है वो आई है 1,40,000 रुपए। मुझे पता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हुआ हूँ, और होना पड़ता मुझे ऑब्वियसली बातें समझाने के लिए, क्योंकि बुक का पॉइंट है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बारी दो बारी दोबारा देखो, और फिर भी ना समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आपको आया भी है और नहीं भी आया तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर नहीं आया तो मैं ज़्यादा मेजोरिटी को नहीं आया तो मैं वीडियो दोबारा और सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। तो बाय।